अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शहनशीन पे तशरीफ फरमा जिला सदर सहारनपुर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, हमारे आवेदक प्रत्याशी जनाब मरहूम आलम साहब, हमारे वेस्ट यूपी के इंचार्ज जनाब मेहताब चौहान साहब, हमारे वेस्ट यूपी यूथ के इंचार्ज जनाब फरहान जुबैरी साहब, साबिक जिला सदर स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब सुनव्वर अली खान साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव जनाब डॉक्टर प्रोफेसर पवनराव अंबेडकर साहब, हमारी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब शमीम अहमद दुर्ग साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब गुलाम मोहम्मद साबिर साहब, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनाब इमरान बॉबी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश मौलाना इमरान कासमी साहब, और यहाँ पर तशरीफ फरमा तमाम मेरे जिम्मेदार साथी डाइस पर तशरीफ फरमा निजामत का अंजाम दे रहे अब तक। भाई साहब प्लीज माइक गिर जाएगा, प्लीज आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम को मत खराब करें प्लीज। माइक हॉर्न गिर जाएगा सर, हॉर्न गिर जाएगा, पिलर के पास से हट जाए, हाथ छोड़ दे उसको। सहारनपुर के मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पार्टी के तमाम जिम्मेदार मेरे साथियों, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। अपने कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से मैं ये शेर पेश कर रहा हूं कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज हमारा यहाँ पर जमा होने का एक मकसद है। यहाँ पर सिर्फ हम तालियां बजाने नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम शोर करने नहीं, बल्कि आज अगर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आज हम यहाँ से इस जलसे से, इस मजलिस से कुछ लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 का इलेक्शन तमाम पार्टियां मैदान में है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से फरवरी से हम उत्तर प्रदेश में गली गली, शहर शहर, हर कूचे में, हर इलाके में, हर विधानसभा में, हर गांव में मैं खुद जाकर के लोगों के बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, उत्तर प्रदेश के अंदर SC, ST, OBC के ऊपर हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान अमल में आई है। अगर उत्तर प्रदेश की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने इस प्रदेश में, इस सूबे में बसने वाले तमाम वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं, अगर उनके साथ इंसाफ किया होता तो उत्तर प्रदेश में खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत न होती। आज
आज अगर लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी क्यों आई, तो आए लोगों, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं मेरे उन भाइयों को जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ दीगर पार्टियों से है, कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने मुसलमानों के साथ आजादी के बाद से नाइंसाफी ना की होती, हमने 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफाए आम क्लब में अपने बड़ों की बातों पर यकीन किया, उनकी बातों पर हमने लब्बैक कहा। हिंदुस्तान के तमाम
की जातियां उत्तर प्रदेश में 16 जातियां हैं, लेकिन एक जाति जो जाटव समाज से जिसका ताल्लुक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बाकी की जातियां कहां है आप जानते हैं। वो 11% वो समाज मुत्तहिद हुआ। काशीराम ने जाटव बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटव समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जुल्म और अत्याचार बंद हो तो उसके लिए तुम्हें अपना एक मरकज़े सियासी बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपना परचम बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काशीराम मायावती को अपना नेता बनाना पड़ेगा। जाटव ने उस बात को समझा जिस जाटव को हम कहते थे कि गोबर से दाना बीन करके खाने वाली कौम है, जिनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था सुबह उठ करके अपने घरों की गंदगी को नहीं बल्कि दूसरे के घरों की गंदगी को पहले साफ करता। वो 11% जाटव मुत्तहिद हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अपनी कौम की बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा थाना, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पर जाटव समाज का बेटा नहीं, जहां पर दलित नहीं है। अगर कहीं कोई नहीं है तो वो आप नहीं है। 27% जेल की सलाखों में मुसलमान क्यों, ये सवाल है। अच्छा, एक नया ट्रेंड अभी आया, एक नया ट्रेंड अभी आया। अभी तक हम तो कहते थे ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अब समाजवादी पार्टी के चपरासी एक नई चीज मार्केट में लाए। मुजफ्फरनगर के प्रोग्राम से पश्चिम में लगातार जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये समाजवादी के चपरासी घबरा गए, कांग्रेस के लोग परेशान कह रहे कि ओवैसी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ। अरे हमारे लीडर के ऊपर क्यों मुकदमा होगा? अरे तुमने अपने लीडरों की तरह मेरे लीडर को जाहिल समझा है क्या? हिंदुस्तान में 543 के बीच में अगर कोई सबसे काबिल लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो अमित शाह नहीं है, वो जेपी नड्डा नहीं है, वो रविशंकर प्रसाद नहीं है, वो मेरा लीडर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, ये लोग खामोश रहते। CAA पे कौन बोला? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिल किसने फाड़ा? किसने? इमरान मसूद साहब से पूछिएगा कि राहुल गांधी क्यों नहीं फाड़े, पूछिएगा। जाकर के बीएसपी के नेताओं से पूछिएगा कि तुम्हारे लोगों ने क्यों नहीं फाड़ा, पूछिएगा। शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, कौन खड़ा था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन के सामने? रूलिंग पार्टी के सामने अपोजिशन बनकर के कौन खड़ा था? मेरे कायद नकीब मिल्लत और इम्तियाज जलील साहब खड़े थे, बाकी कोई तीसरा इनके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। मेरे दोस्तों समझो, अगर आप ये समझते हो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे जमीन है, तुम्हारा खेत है, तुम्हारे मकान है, नहीं मेरे दोस्तों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। सियासत ही ये तय करती है कि राशन की दुकान पे आपको मिट्टी का तेल या शक्कर या चावल या गेहूं कितना मिलेगा। सियासत ही ये तय करती है कि 1000 और 500 का नोट कब चलेगा कब नहीं चलेगा। सियासत ही ये तय करती है कि मस्जिदों पर लाउडर उतारे गए कि नहीं उतारे गए, परमिशन लेनी पड़ी कि नहीं लेनी पड़ी, तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत हुई कि नहीं हुई। अगर आप अपने मसाजिद, अपने मदारिस, अपने बच्चों और खुद की और इस कौम की अगर हिफाजत चाहते हो तो जमहूरियत में आपको अपना सियासी परचम बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपना सियासी परचम नहीं बनाएंगे, बाबा साहब ने कहा था कि सियासत वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। मैं
अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप खामोशी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को की तकरीर को सुनिएगा। और अब आपके सामने नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको खिताब फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। सबको बैठा दो, एक भाग नहीं हो, सबको बैठा सबको। आपको मालूम है कि अभी मिस्टर वर्ल्ड का चैंपियन लेकर के जावेद खान साहब आए हैं और हमारी पार्टी इनका इस्तेमाल करती है और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन्हें सम्मानित करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता ने या किसी भी सरकारी अधिकारियों ने इनके बारे में पूछा भी नहीं। मिस्टर वर्ल्ड जीत करके आए हैं, बावजूद उसके अगर इनका नाम जावेद खान ना होता तो आज देश का प्राइम मिनिस्टर भी मुबारकबाद देता, आज होम मिनिस्टर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। भाई सब लोग कहाँ खड़े हो रहे हो? कहाँ सब लोग खड़े हो रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब
अपने आप में तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। आप याद रखिए, जब तक आप भारत में मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएगा, जब तक भारत में मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएगा, उस वक्त तक मुसलमानों को शिकायत करनी पड़ती रहेगी। उस वक्त तक मुसलमानों की आंख में आंसू आते रहेंगे। उस वक्त तक मुसलमान नौजवान जेल में अपनी जवानी को बर्बाद करता रहेगा। आज आपको फैसला करना है कि क्या हम वतन अजीज में भीख मांगेंगे, क्या हम वतन अजीज में नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के उनके दफ्तर पर जाकर उनसे भीख मांगेंगे कि हमको हमारा हक दो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि हमको अगर भीख मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अगर हमको अपना हक हासिल करना है, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अपने मसलक पर जरूर चलो, मगर याद रखो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मगर हमारे इस मुल्क में जो अंधेरा छा चुका है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं आपके सामने खड़े होकर कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं जिसमें बहुत सी कमजोरियां हैं। मगर अल्लाह ने जो मुझे काबिलियत दी, जो अल्लाह ने मुझे सोचने और समझने का सलीका सिखाया, जो मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर दीन और सियासत को सीखा, मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पर आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल में छुपे हुए गम को आपके सामने रख रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा, तभी भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, तभी मुसलमानों से इंसाफ होगा। तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रख सकते, मैं आपको सलाम करता हूं। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपकी इज्जत करता हूं। इस कौम के सामने, भारत के मुसलमानों के सामने असदुद्दीन अवैसी की कोई अहमियत नहीं है, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ मेरी दीवानगी अपनी जबान से आपके सामने कह रही है, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर कर लो, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर करो ठंडे दिल से, और अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार, अगर ये शख्स सच बोल रहा है तो हमारे दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार, अगर ये शख्स सच कह रहा है तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल, उस जमात को तू मजबूत कर दे, सारे मिल्लत के मुसलमानों की इसको सियासी जमात बनाकर रख दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हमारे मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। सब बिरादरियों ने, सब हजरात ने अपनी अपनी सियासी जमात को बना दिया, अपने नेताओं को बना लिया। अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं है, वो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसका सियासी नेता नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसकी सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है। अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है। अगर किसी को पुलिस झूठे एनकाउंटर में मारती है तो मुसलमान है। किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी के दर्शगाहों को दहशतगर्द गड्ढे कहा जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी को नौजवानों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर आपको फैसला करना है। जब आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो इन चीजों पर गौर करिए, इन
मुतालबात पर, इन इशूज पर, इन मसाइल पर गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे अच्छा फैसला लेने लगाएगा। दूसरी बात, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की जाती है, क्या तनकीद की जाती है कि मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिस्ताई ताकतें मजबूत हो जाएगी। मजलिस पर इल्जाम, अगर मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर मजलिस को वोट देंगे तो क्या मुसलमान कैसा रहेगा मिलकर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ना कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जमात की पॉलिसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो भारत या ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है। भारत का कोई मजहब नहीं है, ना इस्लाम है, ना हिंदुइज्म है, ना बुद्धिज्म है, ना सिखिज्म है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है। भारत की खूबसूरती है जब भारत का संविधान ये कहता है कि मुल्क का कोई मजहब नहीं है, तो क्यों नहीं हम मिलकर रह सकते। अगर हम मिलकर रहना चाह रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा इल्जाम कि बीजेपी जीत कर आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी, तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई। 2017 में असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस 25
मेरे गयूर कौम के नौजवानों, आप बताइए कि गोरखपुर में एक गुप्ता साहब का पुलिस कस्टडी में उनको मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। हमने भी उसकी मजम्मत की। और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने क्या किया? बाबा ने ये किया, बाबा फौरन गोरखपुर चले गए। बाबा फौरन पीड़ित परिवार से, गुप्ता साहब के खानदान वालों से मिलने चले गए। कहा 50 लाख रुपए दूंगा। पुलिस को, ऑफिसरों को सस्पेंड किया। अखिलेश यादव क्या किए? वो भी गुप्ता परिवार के पास चले गए और 21 लाख रुपए का चेक दिया। यहां आपको बता इसलिए रहा हूं कि देखो ये नाइंसाफी। इंसान जब मरता है तो इंसान होता है। मौत तो इंसान की हुई है। जालिम ने एक इंसान की जान ले ली, मगर उसका नाम अगर गुप्ता होगा तो उसकी जान की अहमियत है। जिसका नाम फैसल होगा, जो उन्नाव में तरकारी बेचता था, 18 साल का बच्चा। नहीं है, मैं तालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारे दिलों में गांठ का दिल है तो उस बच्चे के लिए गांठ में आंसू लाओ। उसके पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तरकारी बेचता था गरीब बच्चा, मगर कोई उसके पास नहीं गया। कोई उसके पास नहीं गया। क्यों? उसका नाम फैसल था और वो मुसलमान था। कोई 50 लाख का वादा नहीं, कोई 21 लाख का चेक नहीं, कोई पुलिस वाले को सस्पेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्ता के वोट की अहमियत है, तुम्हारे वोट की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी जान की अहमियत नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की अहमियत नहीं है। और तुम ये समझ रहे हो कि तुम बादशाहगर हो। नहीं हो तुम बादशाहगर उस वक्त हो गए जब 19% एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तैद हो जाओगे। तो अगर तुम्हारे बच्चे के सर के बाल पर आंच आएगी तो लड़ेंगे। तुम्हारी खौफ से, तुम्हारे इत्तेहाद के खौफ से परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने है। आप बताइए क्या क्या नहीं हो रहा है। ये वेस्टर्न यूपी है। कई एनकाउंटर में मुसलमानों को पुलिस ने गोली मार दिया। एक मशहूर जर्नलिस्ट है जिसका नाम मोहतरमा नेहा दीक्षित है। कोई कहेगा कि ओवैसी झूठ बोल रहा है। जाओ वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लो, जिसने कहा कि सबसे ज्यादा मारने वालों को एनकाउंटर में मुसलमान थे। जेल में घुसकर गोली मार दी गई। आप बताओ फिर कौन से आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? कौन से आपके वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं? उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये वक्त काबे गफलत सोचने का है। अपने दिमागों से उन जालों को निकालो जो तुम ये समझ रहे हो कि हालात सब सही है। नहीं है, हालात सब सही नहीं है। हालात उस वक्त सही होंगे जब आप एक करवट लेंगे। जिस तरह इस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बातिल ताकतों और तूफानों के सामने एक शमा को रोशन किया था, आज उस शमा की रोशनी पूरे आलम में फैल चुकी। क्या तुम एक सियासी शमा को नहीं रोशन करोगे अपने इत्तेहाद की ताकत पर? क्या तुम एक शमा को नहीं रोशन करोगे ताकि तुम्हारे आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके? मैं तुमसे सिर्फ यही बोलने आया हूं, यही कहने आया हूं। अगर किसी को मेरी बात खराब लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा ही हूं, मेरी जबान ऐसी है, मगर सच्चाई का बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यही आपसे गुजारिश करने आया है कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इल्जाम लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुन नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जामात भी है, इल्जामात भी है। मक्के की सरजमीन पर जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई, दायफ का सफर भी है, औद का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है, और होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए।
अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा एतमाद रखिए। जब आप अपने फैसलों पर पूरा एतमाद करके फैसला लेंगे, यकीनन तब्दीली पैदा होगी। अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो कहां फैसला ले सकते। यही सहारनपुर में किनकी गांव में मौला महमूद मदनी साहब ने एक यूथ क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का नौजवानों के लिए वहां का बीजेपी का एमएलए काम को रुकवा देता है। कोई मदरसा नहीं बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही थी,
कुछ नहीं बोलेंगे, मगर वोट का वक्त इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे वोट हमको दे दो। आप कहेंगे कि अखिलेश ओवैसी तो कानून को फाड़ा, तो अखिलेश बोलेंगे वो हो गया, मगर नेता हम हैं तुम्हारे, तुम्हारा काम हमको वोट देना है। आप पूछेंगे अखिलेश समाजवादी कांग्रेसियों बीएसपी जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो बोलेंगे हाँ वो मुसलमान है, वही तो बोल सकता, हम काहे बोलेंगे। मगर जब हमारा वोट आएगा तो हमको लेंगे ना वोट हमसे, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। और फिर ये समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो क्या शिवसेना ने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ नहीं दिया CAA कानून में? और यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बताओ समाजवादी पार्टी में बैठने वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को। मैं रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बनाया, मैं सलाम करता हूं आपको। और योगी, अमित शाह और मोदी को कह रहा हूं, दोबारा NPR NRC की बात होगी तो फिर हम निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप। अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए, देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनाब रखते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। मगर आपको तकलीफ क्यों है? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल कितना चाहिए। किस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक हकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखता है मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही अमित शाह और योगी मोदी की हुकूमत ने UAPA का कानून लाए। क्या इस कानून में समाजवादी ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? मैं खड़ा हुआ, इम्तियाज जलील खड़े हुए, हमने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेसियों से कहा कि शर्म करो, तुम डूब मरो। मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेसियों की तरफ हाथ बताकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे बड़े बड़े कायदीन जेल को जाएं और 5-5 साल जेल में सड़े, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान की तकलीफ क्या होगी। UAPA का कानून कांग्रेस ने तायीद कर दी। समाजवादी पार्टी क्या मौक़िफ़ है आपका बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मोदी हुकूमत अब NPR NRC की तैयारी कर रही है। ये जो कानून है पैदाइश का और मौत का, उसमें तब्दीली ला रही है।
1969 का जो कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का, मोदी एनपीआर एनआरसी इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि ये जो अगर कोई पैदा होता है या किसी की मौत होती है, वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है उसका रजिस्ट्रेशन करना। संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है, मगर मोदी हुकूमत एनपीआर एनआरसी को लाने के लिए वो कानून में तरमीम करके कह रही है कि इलेक्टोरल रोल होगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम मरकजी हुकूमत अपने अख्तियारात में लेना चाह रही है, जो आर्टिकल 324 के खिलाफ है। एनपीआर के जो रूल्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुसामी जजमेंट के भी खिलाफ है। आप मेरी पैदाइश और मेरी मौत को मेरे आधार कार्ड से नहीं जोड़ सकते, आप मेरे वोटर कार्ड से, इलेक्टोरल कार्ड से नहीं जोड़ सकते। ये साजिश मंसूबाबंद तरीके से मोदी कर रहे हैं। और आप आधार कार्ड, लोग कहेंगे कि सऊदी ओवैसी तुम डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। तस्लीम नामी एक शख्स यूपी का मध्य प्रदेश में चूड़ियां बेचने गया, 1 महीने से जेल में। उसके आधार कार्ड में सिर्फ नाम के स्पेलिंग की गलती है, तो 1 महीने से जेल में तस्लीम है। याद रखिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी हो जाएगा, और जब एनपीआर होगा तो सहारनपुर के तहसील ऑफिस पर नाम लगाया जाएगा सऊदी ओवैसी का, और तहसीलदार नाम देखेगा सच तो कहेगा तू प्रूफ कर दे कि तू भारत का शहरी है। और भारत के शहरी के लिए प्रूफ करने के लिए मुझे अपने मां बाप की पैदाइश को बताना पड़ेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर मैं वो कर भी देता हूं, उसके बाद तहसीलदार एक